इत्यादि। तो ये उसके बाद अगला टेक्स्ट जो है वो दश रूपक, ये धनंजय का है। ये तो और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ अभिनय दर्पण से भी ज्यादा, क्योंकि ये अभिनय से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, थ्योरी की किताब है, ड्रामेटर्जी की किताब है। और ये एज टेक्स्ट बुक बहुत अब पढ़ाई जाने लगी। जब सिलेबस डिजाइन हुए संस्कृत के और युवा की, ये हुआ कि नाटक और नाट्यशास्त्र का भी कुछ रखा जाए, तो लोगों को ये बड़ी हैंडी किताब मिल गई। इसका अभिनय से कोई मतलब ही नहीं है, थिएटर से भी कोई खास नहीं लेना देना इनका। वृत्ति प्रवृत्ति जरूर बताते हैं धनंजय इसमें, बड़े आचार्य थे, बड़े विचारक थे, ये भी सही है। लेकिन उससे हानि भी हुई कि लोगों ने मान लिया कि नाट्यशास्त्र हो गया बस, इसमें एक किताब इतनी बढ़िया, तो हम चार प्रकाश है उसमें, चार बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, सारा नाट्यशास्त्र उसमें उन्होंने समझा दिया है। समझाया भी बहुत अच्छी तरह से है और बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थापित किया है, रीऑर्गेनाइज भी किया है और रीडिफाइन भी किया है, परिभाषाएं उन्होंने बेहतर दी हैं, यह सब सही है। तो ये, लेकिन ये दुर्भाग्य भी हुआ कि जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ट्रेडिशन थी वो खत्म हो गई इस तरह की टेक्स्ट की वजह से। तो ये एकेडमिक स्टडी के लिए है। ड्रामाटर्जी के सिद्धांत जो है उसमें संधि संध्यंग नायक नायिका, रूपक के भेद, 10 रूपक तो नाम ही दिया है, तो 10 रूपक के भेद इन्होंने बताए। तो ये नाम के अनुरूप 10 रूपों का सांगोपांग विवेचन है और इतिवृत्त का बहुत बढ़िया विवेचन इन्होंने किया है। कुछ कारिकाएं मैं उद्धृत भी करूंगा। वो एमए में हम लोगों के चलता था तो सब याद ही लगभग हो गया था। तो आधिकारिक वृत्त है, प्रासंगिक है, तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदु। आधिकारिक वृत्त जो है मुख्य वृत्त है किसी नाटक का, और जो सब्सिडियरी अंग है वह प्रासंगिक वृत्त है। और वह पता का प्रक्रिया, उसको डिफाइन इन्होंने सब बहुत अच्छी तरह से किया, क्योंकि नाट्यशास्त्र आकर ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है, उसमें वो मुनि की दी हुई परिभाषाएं हैं, वो बच्चों के लिए नहीं है। तो सुबोध ढंग से इन्होंने इजी सिंप्लीफाइड कर दिया है। नाट्यशास्त्र की जो ड्रामेटर्जी वाले अध्याय हैं वो नाट्यशास्त्र मेड सिंप्लीफाइड, ये 10 रूपक की खूबी है। और लोकप्रिय भी उसी तरह से ये रहा। थ्योरी समझने के लिए लोकप्रिय रहा, तो जो नाटक लिखने वाले हैं उनमें भी ये लोकप्रिय हुआ। और नाटकों को समझने के लिए बहुत अच्छा ये टेक्स्ट है, जो नाटक उस समय के हैं। क्योंकि अब नाट्यशास्त्र में दिक्कत ही आती कि उन्होंने कोई उदाहरण दिया ही नहीं है भरत मुनि ने। उनके समय तक नाटक थे नहीं उपलब्ध, या उनको परफॉर्मेंस से मतलब था, तो ट्रेनिंग देने से मतलब था। तो उदाहरण तो तब होगा जबकि कोई हम टेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए लेंगे। तो अब थ्योरी केवल बता रहा है तो उदाहरण उसको देना चाहिए। और उस समय तक 10वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी तक बहुत सारे नाटक आ गए, हजारों नाटक संस्कृत के आ गए। तो जो बेस्ट ऑफ द प्लेज, जो संस्कृत के सबसे अच्छे नाटक हैं, उनसे इसमें उदाहरण दिए। उन नाटकों को समझने के लिए भी ये बहुत काम का है। मृच्छकटिक है और रत्नावली, खासतौर से वेणी संहार, रत्नावली, अभिज्ञान शाकुंतल, उत्तरामचरित, मृच्छकटिक, इन नाटकों के स्ट्रक्चर समझाने के लिए जो 10 रूपक ने उदाहरण दिए हैं संधि संध्यंग आदि के, उससे ये बड़ा उपयोगी हो गया इन नाटकों का जो संविधान है समझने के लिए। और नाटकों की समीक्षा कैसे करनी चाहिए प्लॉट कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से, ये भी इससे रास्ता एक खुला। नाटककारों की ट्रेनिंग के लिए भी ये काम कर रहा, इसलिए बहुत लोकप्रिय हुआ। और 10वीं शताब्दी के आसपास इनका समय है। मुंज के आश्रय में रहे। मुंज जो है चाचा थे राजा भोज के, बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़ी पर्सनालिटी है। मुंज बहुत प्रसिद्ध हैं इतिहास में, और भोज प्रबंध में कथा है पूरी, और भी कई संस्कृत के ग्रंथों में कथा है कि वो राजा थे और वो राजा के भाई थे, और राजा के बच्चा उस समय तक बहुत छोटा था तो इनको राजपद दे दिया। और ये भोज बच्चा था बहुत छोटा, इनके मन में लालच आ गया तो उन्होंने उसकी हत्या कराने के लिए कोशिश की और वधिकों को भेज दिया, इसको मार करके इसका सिर मुझे दिखाओ। तो वो वधिकों को, इतना सुंदर बालक था तो देख करके दया आ गई, तो उनका छोड़ दो इसको और तलवार
खून से सनी हुई और किसी का चेहरा ले जाके कह देंगे कि मार डाला है। और भोज ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि तुम्हारे चाचा ने मारने के लिए भेजा है। तो उसने बहुत बढ़िया श्लोक लिख करके दे दिया कि उनको कह देना कि मार डाला हमने, और ये श्लोक मरने के पहले उसने लिख के दिया है। तो बढ़िया सुंदर श्लोक है। 5 साल के बच्चे के नाम से वो श्लोक कहा जाता है कि मानदाता युधिष्ठिर और भी बड़े बड़े राजा इस धरती पर राज करते रहे, किसी के साथ ये धरती नहीं गई। नेके नाप स्वम गता वसुमती मुंजत त्वया यास्यति। में उसने कहा है कि हे मुंज राजा महाराज, धरती को अपने साथ गांठ में बांध के कोई नहीं ले गया, आप ले जाइएगा स्वर्ग में, ये धरती आपको मुबारक हो, राज्य आपका। तो वो दहल गया मुंज उसको पढ़ के। उसने कहा कि भाई अरे क्या सचमुच में मार डाला तुम लोगों ने? वो रोने लगा। तो वधिकों ने कहा कि साहब मारा नहीं, हम लोगों को दया आ गई। उन्होंने कहा ले आओ ले आओ। तो उसने फिर भोज को राजपट दे दिया। उसके आगे बड़ी लंबी कहानी चलती है, और ये पृथ्वी वल्लभ उपन्यास है, बहुत मार्मिक इसका, कन्हैयालाल मुंशी का। तो इसकी कई कहानियां मिलती है मुंज पर। तो ये मुंज के दरबार में कई कवि थे, अच्छे बड़े आश्रयदाता कवियों के थे, खुद भी कवि थे, उनके आश्रित ये रहे। और धनंजय और धनिक जिन्होंने वृत्ति लिखी है, ये दोनों उनके आश्रित थे। तो दशरूपक जो है धनिक की वृत्ति के बिना नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि धनंजय ने केवल कारिकाएं लिख दी छोटी छोटी, और उसके भाष्य में उदाहरण सब धनिक ने दिए हैं, धनंजय ने नहीं दिए। तो धनिक से पूरा मुकम्मल वह हो पाया। धनिक ज्यादा बड़ी पर्सनालिटी है उस हिसाब से कि पूरी व्याख्या तो उन्होंने ही की है। कई बार मूल ग्रंथ से व्याख्या ज्यादा महत्व रखती है, जैसे कि अभिनव गुप्त की व्याख्याओं के साथ हुआ, तो सारा समझ में उसी से आता है, उदाहरण भी वही देते हैं। अभिनव गुप्त भी उदाहरण देते हैं अपने समय के नाटकों से। तो इस तरह से ये मुंज जो है 974 से 995, 11 साल इन्होंने राज किया था। उनके समय ये थे। 4 प्रकाश, 4 चैप्टर्स इसमें हैं। नाट्य नृत्य, नृत्य के भेद, नाटक की वस्तु, वस्तु के भेद, अवस्था, अर्थ प्रकृति। अर्थ प्रकृतियां बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य ये बताई हैं। अवस्थाएं आरंभ यत्न नियताप, आरंभ यत्न प्राप्त्याशा नियताप्ति फलागम, ये अवस्थाएं। संधियां मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श उपसंहार, 5 संधियां। और 64 संध्यंग, अर्थोपक्षेपक, विष्कंभक, प्रवेशक, अंकास्य अंकावतार, चूलिका, ये 5 अर्थोपक्षेपक। तो ये मैं बताता रहा हूँ, 5 अवस्थाएं, 5 अर्थ प्रकृतियां, 5 अर्थोपक्षेपक, 5 संधियां। ये सब जो न्यूमेरिकल्स की एक तरह से यूनिटी है, नंबरों की अन्विति है, यह नाट्यशास्त्र में हम देखते हैं। और नाट्योक्तियां, संवाद के प्रकार, जनांतिक, अपवारित, स्वगत, प्रकाश, आकाश भाषित, इनको इन्होंने बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया। ये अभिनेताओं के लिए भी उपयोगी है जनांतिक। उसमें कम से कम ये कौन सा हस्त लगेगा जनांतिक में, त्रिपताक से अपवारित करके, और किस तरह से वो बोलेगा, ये बताया है। उतना अभिनय जरूर इन्होंने बताया है, तो ये महत्वपूर्ण है। ये सब पहले प्रकाश में इन्होंने बताया। द्वितीय प्रकाश में नायक नायिका भेद, प्रतिनायक। अच्छा, ये याद रखना चाहिए कि खलनायक शब्द नहीं आता है कहीं भी नाट्यशास्त्र में, संस्कृत नाटक में पूरे हमारे। अब हम कहने लग गए खलनायक, क्योंकि खलनायक होता ही नहीं हमारे यहाँ कोई भी आदमी बुरा, बेसिकली पूरी तरह से बुरा हो, तो कोई भी आदमी पूरी तरह से अच्छा ही अच्छा हो, ऐसा नहीं हमारे यहाँ माना गया। तो इसीलिए वाल्मीकि रामायण में जो राम है उनमें कुछ कमजोरियां भी हैं। महान पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन वो मनुष्य हैं, इसलिए उनकी छोटी मोटी कुछ कमजोरियां हैं। उसी के कारण खूबसूरती है पूरी वाल्मीकि रामायण, जो अद्भुत काव्य है। वैसी तो कोई रामायण है नहीं। तो अब वो सीता के वियोग में बिलखते भी हैं, और एक पुरुष का जो ईर्ष्या है उसके भीतर, रावण उसको कैसे ले गया होगा पकड़ के, कैसे वो तड़पी होगी, ये सब सोच करके जो मन में उनके डाह भी होता है, कुछ होता है सब। तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही महान हो, उसमें कमजोरियां होंगी। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से, ये तो दुनिया में भी होता है कि जो धूर्त से धूर्त, गिरा से गिरा आदमी है, उसमें भी कोई ना कोई तो अच्छाई होती ही है। इसलिए खलनायक नहीं कहते हैं हमारे यहाँ, प्रतिनायक कहते हैं कि वो उसके पैरेलल खड़ा है, उसके सामने विरोध में वो खड़ा है। तो रावण जो है वो खलनायक नहीं होता, तो बहुत महान कैरेक्टर है, महान पंडित, महान ज्ञानी, नीति शास्त्र का महान जानकार, शंकर का बहुत बड़ा भक्त, ये सब रावण
वो पूजा इसीलिए लंका में रावण की होती है, और मंदिर भी उसके वहाँ। तो इस तरह से ये नाट्योक्तियां हैं। द्वितीय प्रकाश में नायिका की सहायिकाएं भी बताई, योषित अलंकार ये विषय इन्होंने बताया जो नाट्यशास्त्र में भी है। वृत्तियां बताई हैं, पाठ्य के भेद बताए हैं, संबोधन के प्रकार, इसमें जो कुछ लेटर डेवलपमेंट हुआ कि कौन सा कैरेक्टर किसको कैसे एड्रेस करेगा, तपस्वी को भगवान कहेंगे, राजा को देव कहेंगे, और बड़ी रानी को देवी कहेंगे, ये नाट्यशास्त्र में भी बताए हैं। इसमें बाद में जो कुछ विकास हुआ, तो बाद के ग्रंथों में नायिका भेद में डेवलपमेंट बहुत हुआ, तो संबोधन आदि भाषा के जो डेवलपमेंट हुए उनको नोटिस ये लोग लेते हैं, उनका विवेचन करते हैं। और तीसरे प्रकाश में पूर्वरंग भारतीय वृत्ति के भेद और वीथ्यंग, ये वीथ्यंग होना चाहिए, वीथ्यंग इन्होंने 13 जो नाट्यशास्त्र में भी बताए हैं, और 10 रूपक, 10 रूपकों के लक्षण उदाहरण सहित इन्होंने धनिक की वृत्ति में उदाहरण दिए हैं। इन सब के उदाहरण बहुत अच्छी तरह से धनिक ने वृत्ति में दिए। दो इसकी व्याख्याएं मिलती हैं। एक तो धनिक जो धनंजय के साथी थे, दोनों भाइयों की तरह दोनों ने काम किया है, और धनंजय से राय मशविरा करते हुए ही धनिक ने वृत्ति लिखी होगी, और बहुत ही बढ़िया वृत्ति है, भाष्य है। और बहुरूप मिश्र एक थोड़े बाद के आचार्य हुए, उन्होंने भी उदाहरण खूब अच्छी तरह दिए हैं, उनकी भी वृत्ति मिलती है। तो ये 10 रूपक के लक्षण इसमें तीसरे चैप्टर में है। चौथे में रस के बारे में चर्चा है, और भट्टनायक का मत ये विशेष रूप से स्वीकार करते हैं, 10 रूपककार धनंजय। तो इस तरह से ये 10 रूपक हो गया। कुछ कारिकाएं हमने इसकी लिख दी हैं कि नमूने के लिए किस तरह से इनकी शैली है परिभाषा देने की और किसी चीज को बांध कर कहने की। तो आरंभ में ही नाट्य में बताऊंगा, ये सब कहने के बाद 7वीं कारिका में पहले प्रकाश में वो कहते हैं अवस्थानुकृति नाट्यम। तो आप देखिए कि नाट्यशास्त्र में जो नाट्य के लक्षण दिए हैं, त्रैलोक्य स्यासी सर्वस्व नाट्यम भावानुकीर्तम कीर्तनम सप्तद्वीपानुकरणम नाट्यम, ये सब लक्षण की बजाय ये मोस्ट साइटेड लक्षण हो गया। नाट्य क्या है बताना हो तो अवस्थानुकृति नाट्यम, तुरंत संस्कृत के विद्यार्थी बता देते हैं, अवस्थाओं की अनुकृति नाट्य है। अवस्थाएं क्या है? जीवन की जो नाना दशाएं हैं, सुख दुख समन्वित जीवन की जो तरह तरह की अवस्थाएं हैं, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत आदि आदि नायकों की, प्रतिनायकों की, हर आदमी के जीवन की जो दशाएं हैं उनकी अनुकृति फिर से रचा जाना, ये नाट्य है। एकदम भरत मुनि के सारे विवेचन पर आधारित है, लेकिन उसको बहुत बांध करके कह दिया है। भरत मुनि ने इस तरह से नहीं कहा था। अब वो इतनी तो समझ विकसित हो ही जाती है, तो बांध करके उन्होंने संक्षेप में कह दिया। फिर रूपक क्यों कहा, ये भी नाट्यशास्त्र में तो बताया नहीं। रूप कहते हैं कि रूपम दृश्यतयोच्यते, ये भी सुविधा के लिए हम लोगों को बहुत अच्छा है, व्याख्यान देने में हम इसको खूब उद्धृत करते हैं। अवस्थाओं की अनुकृति नाट्य है, उसी नाट्य को चूंकि वह विजुअलाइज होता है, रूप उसमें रहता है, जब स्टेज पर दिखाते हैं तो उसमें रूप है, आकार है, इसलिए रूप उसको कहते हैं। और रूप जिसमें दिखाया जा रहा है उसको रूपक कहते हैं। मैं का लगा दिया कि रूप का समारोप होने के कारण रूपक कहते हैं। तो एटिमोलॉजिकली उन्होंने उसकी व्याख्या की, और इसी रूपक में जब रस रहता है तो 10 रूपक के सारे भेद उसमें निकलते हैं। रस प्रधान होने के कारण 10 रूपक है, और जो बाकी उपरूपक अन्य प्रकार होंगे, अवान्तर प्रकार होंगे, वो भाव प्रधान होंगे, ये भी उनके कहने का आशय है। उसके बाद ये 8वीं अगली कारिका में 10 रूपकों के नाम गिनाए हैं। नाटकम सप्रकरणम भाण प्रहसनम डिमा व्यायोग स्मौकारो वीथ्यंक इहा मृगा इति, 10 नाम ये आ गए। अब रूपक ने एस्टेब्लिश किया पहली बार कि नाट्य, नृत्य और नृत्य में अंतर क्या है, और भरत मुनि ने नृत्य शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है। वहां नाट्य भी परवेसिव टर्म है, बहुत व्यापक शब्द है, और नृत्य भी उसी तरह से परवेसिव टर्म है, बहुत व्यापक शब्द है। और नृत्य में हर तरह का डांस आ जाता है, वो केवल जिसमें ताल है, प्योर डांस जिसको कहते हैं, वो भी नृत्य में आ जाता है, और जिसमें कि प्रसंग है, भाव है, अभिनय है, वो भी नृत्य में आ जाता है। तो अभिनव गुप्त ने विस्तार से विवेचन किया है कि फिर अंतर कैसे करेंगे, ये तो थिएटर ही हो गया, तो डांस और थिएटर परफॉर्मेंस में अंतर कैसे करेंगे, नाट्याभिनय और नृत्य में अंतर कैसे करेंगे। तो बहुत वो विस्तार से
बताते हैं चौथे अध्याय पर जो अभिनव भारती है कि उसमें साक्षात्कार होता है और उभय देश काल त्याग होता है और अभिनेता को अभिनेता के रूप में देखता नहीं है, फिर देखना बंद कर देता है। ये सब नाट्य में होता है। और नृत्य या नृत्य प्रबंध में अभिनेता अभिनेत्री को अभिनेत्री के रूप में ही देखता है, प्रसंग तो वह भी अभिनय करता है, करती है, और साक्षात्कार जो पात्र का है वो नहीं होता। दूसरी दुनिया हमारे सामने खुल गई है और हम उसमें पहुंच गए हैं, ऐसा नहीं होता। ये सब जो कुछ दार्शनिक दृष्टि उनकी है थिएटर के बारे में, उसके आधार पर वो बताते हैं। लेकिन ये सब बड़ा दुरूह हो जाता है और दर्शुपकार ने बहुत सिंप्लीफाई किया, तो उन्होंने तो सब अलग अलग करके फर्क कर दिया कि रसाश्रय तो नाट्य होगा, भावाश्रय नृत्य होगा, वो ताल लयाश्रित केवल जो है वह नृत्य होगा। तो ये बहुत आसानी से फर्क हो गया, वो मान लिया गया, एस्टेब्लिश हो गया। हालांकि मानने में दिक्कत होगी क्योंकि हमेशा ऐसा होता नहीं है। जो ताल लयाश्रित नृत्य करता है वो करते करते कथक में तोड़े कर रहे हैं और फिर उसके साथ ही भाव भंगिमाएं बहुत बारीक दिखाने ही लगते हैं। इसमें ताल के साथ में एकदम से कहाँ भावाश्रित नृत्य मिक्स हो जाएगा, कहाँ फिर ताल हो जाएगी, तो डिस्टिंक्शंस नहीं होते व्यवहार में। इसलिए नाट्यशास्त्र ने सबको नृत्य कहा ही था। लेकिन यह समझाने के लिए इन्होंने एक प्रैक्टिकल शास्त्रीय परिभाषाएं दे दी जो कि मान्य भी हो गई। और यह भी इन्होंने कहा कि नाट्य में वाक्यार्थाभिनय होता है और नृत्य में पदार्थाभिनय होता है। ये भी दशरूपक ने ही पहली बार इस तरह से समझाया। वाक्यार्थाभिनय तो होगा जब पूरे वाक्य के साथ अभिनय लगातार किया जाता रहे, जैसा कि हम लोग आमतौर पर करते ही हैं। पदार्थाभिनय है कि वाक्य एक बोल दिया और फिर एक एक पद उसका तोड़ करके उसका अभिनय कर रहे हैं, जैसा कुडियाट्टम में करते हैं। तो ये नाट्य नहीं होगा दशरूपक की परिभाषा के अनुसार, वो नृत्य हो जाएगा। और मार्गी और देशी ये दो तरह के नृत्य भी इन्होंने बताए, और मार्ग और देशी में डिस्टिंक्शंस भी अच्छी तरह से एस्टेब्लिश धनंजय ने की। तो इस तरह से परिभाषाओं को व्यवस्थापित करने की दृष्टि से इनका बड़ा योगदान है। और आगे फिर उसमें कहा है कि ये जो नृत्य है यह मधुर और उद्धत, सुकुमार और उद्धत, विग्रस फोर्सफुल और डिलिकेट ग्रेसफुल, ये दो इसके भेद होते हैं। भरत मुनि ने आविद और सुकुमार कहा था, और इनके भी दो दो भेद हो जाते हैं, लास्य और तांडव। और ये नाटक में इसका समावेश हो सकता है, बीच बीच में जोड़ सकते हैं, नाटक का ही उपकारक है, ऐसा नृत्य के बारे में इन्होंने कहा। और ये भी बहुत अच्छा इनका एक तरह से विचार माना जाता है, मान्य हुआ कि दशरूपकों में परस्पर भेद कैसे किया जाए, किस आधार पर किया जाएगा। तो दशरूपक जो वेराइटीज ऑफ ड्रामा है उनमें आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए बेसिस क्या होगा, आधार क्या होगा। तो इसको बताया इन्होंने कि वस्तु नेता रसस तेषाम भेदकः, वस्तु नेता और रस इनका इनके भेदक होते हैं। मतलब कहानी क्या है इसके आधार पर भेद होता है। जैसे स्पष्ट ही है कि नाटक में तो प्रख्यात कथा वस्तु है, प्रकरण में काल्पनिक हो जाती है, व्यायोग समवकार डिम इनमें माइथोलॉजिकल होती है, प्रहसन भाण इनमें सोशल कंटेम्प्रेरी होती है। तो कथा वस्तु के आधार पर ये अलग अलग 10 रूपों में अंतर होगा ये। और दूसरा नेता जो नायक हैं उनके आधार पर होगा कि नाटक में धीरोदात्त महान वंश का क्षत्रिय नायक होगा, प्रकरण में मध्यम वर्गीय समाज से कोई नायक हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है। और प्रहसन में तो धूर्त सन्यासी ये सब होते हैं, भांड में तो विठ ही होता है। तो जो नायक के आधार पर है वो डिस्टिंक्शन होगा। और रस के आधार पर भी होगा कि व्यायोग में वीर रस प्रधान होगा, नाटक में श्रृंगार रस और वीर रस दोनों हो सकते हैं। तो अंगी रस और अंग रस क्या होंगे, इसके आधार पर ये डिस्टिंक्शंस इन 10 रूपों की बनती है, ये दशरूपकार धनंजय ने कहा। और वस्तु 2 प्रकार की इन्होंने बताई, आधिकारिक और प्रासंगिक। आधिकारिक कथा वस्तु, आधिकारिक प्लाट इतिवृत्त वो मुख्य है, जो
प्रधान जो कथा है और अंगभूत जो कथा वस्तु है, उसकी अंग बनकर के सब्सिडियरी जो प्लॉट है वो प्रासंगिक उसको कहते हैं। तो इतना दश रूपक के बारे में है। उसके